हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल द संजय में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, सृजनात्मकता। जिससे आपको किसी भी टेस्ट में आप बैठेंगे तो आपको कंपलसरी 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि सृजनात्मकता के जनक कौन है, टॉरेंस। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि सृजनात्मकता के इसके चरण कौन कौन से हैं, सृजनात्मकता की विधियाँ कौन कौन सी हैं, सृजनात्मकता की विशेषता कौन कौन सी हैं और सृजनात्मकता के परीक्षण कौन कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पूरी देखना, आपको 1 से 2 क्वेश्चन कंपलसरी मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब सृजनात्मकता को इंग्लिश में बोला जाता है क्रिएटिविटी। ठीक है दोस्तों, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्रिएट से बनी है। ठीक है दोस्तों, जिसका अर्थ होता है खोज, उत्पादकता, नवीनता और मौलिकता। ठीक है दोस्तों, अब उसने पूछा कि सृजनात्मकता को इंग्लिश में क्या बोला था, क्रिएटिविटी। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्रिएट से बनी है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है खोज, उत्पादकता, नवीनता या मौलिकता। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर देखे चलते हैं। देखो, अब उसने पूछा कि सृजनात्मकता के जनक कौन है। तो जनक है दोस्तों इसके टॉरेंस। ठीक है दोस्तों, अब उसने पूछा कि सृजनात्मक शब्द का प्रयोग किसने किया। सर्वप्रथम प्रयोग। ठीक है दोस्तों, तो ये लगाना आपको एडलर। ठीक है दोस्तों, अब उसने पूछा कि स्वसृजनात्मकता के जनक कौन है। तो इसके जनक है दोस्तों लिंडजे। ठीक है दोस्तों, समझना 3 क्वेश्चन इसके। अगर उसने पूछा कि सृजनात्मकता के जनक कौन है तो दोस्तों आपको लगाना टॉरेंस। ठीक है, पिछले 69 में पूछा। अगर उसने पूछा कि सृजनात्मक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया तो लगाना एडलर। उसने पूछा कि स्वसृजनात्मक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, लिंडजे ने। ठीक है, अब उसने पूछा कि सृजनात्मकता का जो आईक्यू होता है वो मैं आगे पढ़ाऊंगा। अब देखो सृजनात्मक कहते किसे हैं, देखो समझना यहां से। देखो, सृजनात्मक चिंतन एक अमूर्त मानसिक प्रक्रिया होती है। मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति किसी ज्ञात विचार एवं वस्तु से नवीन विचार एवं नवीन वस्तु का निर्माण करता है। निर्माण करता है वह जिस वस्तु का निर्माण करता है
उसके लिए नवीन तथा दूसरों के लिए नवीन होती है। ठीक है दोस्तों, समझना। अब समझना, यहां से आपको कंपलसरी 2 क्वेश्चन मिलने के चांस है पूरे पूरे। अगर उसने पूछा कि सृजनात्मकता का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों, तो आपको ये लगाना है कैसे कि सृजनात्मक को इंग्लिश में क्रिएटिविटी बोला जाता है। क्रिएटिविटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्रिएट से बनी है, जिसका अर्थ होता है खोज, उत्पादकता, नवीनता या मौलिकता। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अब उसने पूछा कि सृजनात्मकता के जनक कौन है, तो दोस्तों टोरेंस लगाने। अगर उसने पूछा सृजनात्मक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया दोस्तों, तो एडलर लगाना है। उसने पूछा कि स्वसृजनात्मक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, लिंडे ने लगाना। अब आप थोड़ा देखते हैं कि सृजनात्मक चिंतन एक अमूर्त मानसिक, अमूर्त मीन्स क्या होता है, जो हमें दिखाई ना दे। अगर कोई बच्चा क्रिएटिविटी तो दिखाई देता है नहीं, जब वो किसी वस्तु का निर्माण करता है तब पता चलता है कि क्रिएटिविटी होता है। अमूर्त मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति किसी ज्ञात विचार एवं वस्तु से किसी नवीन वस्तु और नवीन विचार का प्रतिपादन करता है। अब प्रतिपादन का निर्माण करता है, वह जिस वस्तु का निर्माण करता है वह उसके लिए नवीन और दूसरों के लिए भी नवीन होती है। यानी एक क्रिएटिव बच्चा होगा तो वो जब किसी वस्तु का निर्माण करेगा तब वो वस्तु बनकर तैयार होगी तो वो नया मिलेगी हमें, तभी तो क्रिएटिव कहलाएगी। अगर सबोदा आप किसी की नकल करके हूबहू वैसी वस्तु बना देते हो तो वो क्रिएटिविटी नहीं। क्रिएटिविटी जो पहले हमने कभी सोची ना हो और फिर तब जाके हम किसी नवीन वस्तु का निर्माण करते हैं वो कहलाती है क्रिएटिविटी। अब क्रिएटिविटी का इससे संबंधित चिंतन, अब इससे अगर ये बात करें कि इससे संबंधित चिंतन कौन सा होता है, तो इससे संबंधित चिंतन होता है अपसारी चिंतन। ठीक है दोस्तों, अपसारी चिंतन क्या होता है, इसे हम समस्या समाधान कहते हैं। अब समस्या समाधान, जब हमारे सामने कोई समस्या आएगी हम विभिन्न तरीकों से, विभिन्न विचारों से, विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करके उस समस्या का समाधान करेंगे, तब जाके तो क्रिएटिविटी कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, यहां से आपको एक क्वेश्चन कंपलसरी मिल जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों इसकी आती है डेफिनेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है दोस्तों, इसकी इंपॉर्टेंट डाल लेना, बहुत पूछी जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रो एंड क्रो की। देखो, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया होती है। ठीक है दोस्तों, ये किसने कहा है, क्रो एंड क्रो है। दूसरा आता है ड्रेव हेल की। सृजनात्मकता वह मानवीय योग्यता है जिसमें व्यक्ति किसी नवीन वस्तु तथा नवीन विचार का
प्रतिपादन करता है। ठीक है दोस्तों, एक और आती है तीसरी, जेम्स ड्रेवर की। सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या नवीन उत्पाद में होती है। नवीन रचना नवीन उत्पाद में होती है। ठीक है दोस्तों, ये 3 डेफिनेशन है। अब आप इन तीनों डेफिनेशन में एक बार टारगेट करना कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नवीन वस्तु यानी नई चीज़ का बात हो रही है, कुछ भी हो, नवीन विचार हो, यानी जो कोई भी बात हो रही है, मौलिक मीन्स होता है नवीन। यहाँ पर भी एक नवीन वो मानवीय को नवीन वस्तु है, नवीन विचार, नवीन रचना, यानी अगर क्रिएटिविटी की बात होगी तो किसी नवीन विचार की, किसी नवीन वस्तु की, किसी नवीन सिद्धांत की बात होगी। यानी जब भी कोई व्यक्ति नवीन शब्द लेके आएगा तो किसकी बात करेगा? सृजनात्मकता की। अब क्रो एंड क्रो ने कहा है, ये कई बार पूछे गए कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को, मौलिक मीन्स होता है नवीन, मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त मीन्स होता प्रकट करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। यानी सृजनात्मकता के द्वारा व्यक्ति अपने नवीन विचारों को प्रकट करता है। ड्रेवर ने कहा है कि सृजनात्मकता वह मानवीय योग्यता है जिसमें व्यक्ति किसी नवीन वस्तु यानी कोई नई वस्तु बनाएगा और नए विचार प्रकट करेगा। वो किसने कहा? अब ड्रेवर ने कहा सृजनात्मकता नवीन रचना या नवीन उत्पाद, उत्पाद होता है प्रोडक्ट। जब हम किसी वस्तु का निर्माण करेंगे, जब वो वस्तु बनकर तैयार हो जाएगी तो एक प्रोडक्ट के रूप में तुम्हारे पास होगी, लेकिन नवीन होगी तो कैसी है? वो क्रिएटिविटी है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब आती हैं दोस्तों सृजनात्मकता की विशेषताएं। इनको दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल लेना। देखो, कभी कभी जब मैं विशेषताएं लिखूंगा तो कभी कभी इसकी 3 आती हैं और एक अपोजिट आती है। और सीटेट का जब एग्जाम देंगे तो इन विशेषताओं से एक शब्द जरूर आएगा, अगर उसके ऑप्शन में होगा तो राइट आंसर उसको लगाना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। देखो, सबसे पहली बात करते हैं मौलिकता। दूसरा नवीनता। तीसरा विस्तारण। नेक्स्ट प्रवाहमयता। नेक्स्ट संवेदनशीलता। नेक्स्ट अनुकूलता। नेक्स्ट पुनर्परिभाषीकरण। इधर देखते हैं। नेक्स्ट विविधता। नेक्स्ट साहचर्य। मौलिकता, नवीनता, विस्तार, प्रभावमयता, संवेदनशीलता, अनुकूलता, पुनर्प्रभाषीकरण, विविधता और साहचर्यता। एक और रह रहा है, मौलिकता, नवीनता, विस्तारण, प्रभावमयता, संवेदनशीलता, विचार प्रवाह। ये है दोस्तों, ज्यादातर जो पूछा जाता है ये मौलिकता पूछा है। निम्न में से कौन सा शब्द सृजनात्मकता से संबंधित है? मौलिकता।
इनमें से अगर सीटेट का जब भी हम एग्जाम देंगे तो एक सृजनशील बालक, उसने क्वेश्चन बना के दे दिया, एक सृजनशील बालक ये कार्य करने के लिए कार्य करता है, तो उसके जिस ऑप्शन यानी 4 ऑप्शन में से इन सब में से कोई एक शब्द होगा, राइट आंसर उसको लगाना है। अगर उसने दे दिया कि एक क्रिएट बच्चा यानी एक सृजनात्मक बालक यह कार्य करने के लिए इस कार्य को करता है, तो उसके जिस ऑप्शन में मौलिक शब्द होगा या नवीनता होगा, स्टेटमेंट वो कुछ भी बना के दे दे, लेकिन इनमें से कोई एक शब्द उस स्टेटमेंट में आएगा, राइट आंसर उसको लगाना है। अब समझिएगा इसको, मौलिकता और नवीनता एक ही होती है, यानी जब हम किसी वस्तु का निर्माण करते हैं तो मौलिक और नवीन होते हैं। यानी सब दीपावली में हम कोई वस्तु बनाने के स्टार्ट करते हैं तो अपने घर को सजाने के लिए करते तो वो नवीन ही तो होती है, गुलदस्ता बनाया, कोई अच्छा डेकोरेट किया, कुछ भी XYZ हो सकता है, तो वो क्या होता है, मौलिक या नवीन। अब विस्तार यानी एक क्रिएट बच्चा जो होता है वो ऐसे नहीं कि वो एक ही क्षेत्र में सोचे। सपोज आप ये वस्तु बनाने बैठे हैं तो इसी क्षेत्र में ना सोचेंगे, आप बहुत सारे क्षेत्रों में सोचेंगे, तब जाके हम एक क्षेत्र में बना पाएंगे। यानी क्रिएटिव बच्चा जो होता है वो बहुत से क्षेत्रों में सोचने की क्षमता रखता है। विस्तार मीन्स होता है प्रभावमयता, फ्लो। ऐसा नहीं कि आज आपने कोई क्रिएटिव बच्चा कुछ कार्य करने के लिए तैयार हुए और 10 दिन बंद कर दिया, यानी प्रभावमयता, यानी आप इसे लगातार करें। जब हम किसी एग्जाम को क्रैक करते हैं और लगातार पढ़ते हैं तो हमारी क्रिएटिविटी बहुत बढ़ती चलती है, हमारी चिंतन और तर्क करने की क्षमता बढ़ती रहती है, तो वो क्या कहलाती है, प्रभावमयता। और संवेदनशीलता, संवेदनशील मीन्स होता है लगनशील। अगर आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते, किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहते, किसी वस्तु का निर्माण करना चाहते हैं, तो उसके पहले संवेदनशील होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मजाक कर रहे हो, 1 घंटे बना ली, 10 घंटे छोड़ दी। अगर हम उसके प्रति लगनशील या संवेदनशील हो गए सीरियस रूप से, तो हम उस वस्तु या उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अनुकूलता, अब सपोज अनुकूलता किसे कहते हैं, सपोज आपके पास इतनी वस्तु है और आप बनाना चाह रहे हो इतनी वस्तु, तो आप बना सकते नहीं। यानी परिस्थिति के अनुसार हम जिस वस्तु का निर्माण करते हैं वो कहलाता है अनुकूलता। पुनर्प्रभासीकरण, ये थोड़ा कैसे है, देखो सपोज आपके घर में कोई एक ये वस्तु बनी रखी है, पहले से बनी हुई है, पुनर्प्रभासीकरण को समझा रहा हूं। अब आपके घर में कोई ये वस्तु बनी हुई है, अब ये वस्तु हमें फेंकनी है, तो आपने सोचा यार इस वस्तु को पहले बनाने के लिए बहुत सारे पैसों का खर्च हुआ था, तो आपने इसमें से अच्छी अच्छी चीजें निकाल के और इसी में से एक दूसरी वस्तु का निर्माण कर दिया इसका। यानी पहले से परिभाषित वस्तु, उसमें से किसी नवीन वस्तु का निर्माण करना पुनर्प्रभासीकरण कहलाता है दोस्तों। अब आती विविधता, बहुत से क्षेत्र, अब जरूरी नहीं कि इसमें से ऐसी बन सके, ऐसे भी बन सकती है, छोटी ऐसे भी बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है, यानी विविध क्षेत्र में कुछ भी बना सकते हैं, क्रिएटिव बच्चा वो कहलाता है। साहचर्य, अब जो ये वस्तु है उससे जोड़कर ही हम वस्तु बना सकते हैं। अगर सपोज इसमें कुछ वस्तुओं का प्रयोग किया गया है, उसी के आधार पर नवीन वस्तु का निर्माण कर सकते हैं, इनसे हटके उन वस्तुओं का निर्माण नहीं कर सकते। साहचर्य मीन्स होता है जोड़ना। विचार प्रवाह, कोई बच्चा अगर क्रिएटिव है तो उसके विचार प्रकट करने की क्षमता बहुत होती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, नोट कर लिए होंगे आपने। अब आती है सृजनात्मकता की विधियां हैं। इंपॉर्टेंट डाल लेना दोस्तों, यहां से पिछले यूपी टेट सुपर टेट में क्वेश्चन पूछा गया है, समझना। सृजनात्मकता की विधियां कितनी है, 2। अब बात करते हैं, देखो पहली मस्तिष्क, झंझावत, झंझावत विधि, इसके जनक हैं ओसगुड। ठीक है दोस्तों, दूसरी आती है साइनेटिक्स विधि, इसके जनक है दोस्तों गार्डनर। ठीक है दोस्तों, ये कई बार पूछी गई हैं। अगर उसने पूछा मस्तिष्क झंझा, उसकी सृजनात्मकता की विधियां कितनी, 2। पहले कौन सी है, मस्तिष्क झंझावत विधि, एक होती है साइनेटिक्स विधि, इसके जनक कौन है, गार्डनर है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं इसमें सृजनात्मकता के चरण।
ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब सृजनात्मकता के जो चरण होते हैं दोस्तों, वो आपको इंग्लिश में भी याद करने हैं, इंग्लिश से ठीक कर पाएंगे आप। हिंदी में याद करोगे तो हिंदी में एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन इंग्लिश में याद करोगे तो आपको सही से याद हो जाएंगे। देखो पहले क्या आता है, पहले आता है प्रिपरेशन, उसके बाद आता है इन्यूपेशन, उसके बाद आता है इल्यूमाइनेशन, और उसके बाद आता है वेरिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, अब इनको हिंदी में इसको बोला जाता तैयारी। ठीक है दोस्तों, इसको बोला जाता अचेतन मन, इसको बोला जाता दोस्तों चेतन मन, और इसको बोला जाता दोस्तों सत्यता की जांच। पिछले यूपी टेट में दोस्तों यहां से क्वेश्चन पूछा गया, आप देख लें, उसने पूछा निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का चरण नहीं है, सृजनात्मकता का तत्व नहीं है, सृजनात्मकता का अंग नहीं है। तो ये चारों होंगे इंग्लिश में से, इनमें से 3 होंगे इंग्लिश में और 1 होगा अपोजिट। अगर आप हिंदी में याद करेंगे तो तैयारी को उद्भव भी बोलते हैं, उद्भेदन भी बोलते हैं, क्योंकि हम किसी वस्तु का विकास स्टार्ट प्रारंभ कर रहे हैं तो उसे तैयारी तो बोलते हैं। अब पहले सबसे पहले हमने तैयारी कर ली किसी वस्तु को बनाने की, उसके बाद हमारे अचेतन मन में विचार आते हैं कि हम क्या बनाएं, गुलदस्ता बनाएं, पंखा बनाए हाथ का, या कोई एक अच्छा पोस्टर बनाए, कुछ भी। अब जो हमारे अचेतन मन में, दिमाग में जब विचार आएंगे तो हम बनाने बैठेंगे तो उसे कहाँ पे लेके आएंगे, चेतन मन। और तो उसके बाद जब बन जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, सत्यता की जांच यानी सपुद। अब अचेतन मन किसे कहते हैं, अचेतन मन किसे कहते हैं, जिसमें व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से निष्क्रिय रहता है। चेतन मन उसे कहते हैं जिसमें व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय रहता है। जैसे वर्तमान में अभी मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो कौन सा मन है, चेतन मन है। अचेतन मन क्या होता है कि रात को हम सोते हैं और सोते समय जब सपने देखते हो, सपने हमें अगर याद आ जाए तो होती है अर्धचेतन अवस्था। अगर हमें याद नहीं आए और वो अचेतन मन में चले जाते, यानी हमारी कोई ऐसी वस्तु जिसकी हमें कभी जरूरत नहीं होती, फिर वो हमारे पास प्रयोग में नहीं आती, तो वो कहाँ पर चली जाती है, अचेतन मन में। फिर 1 महीने 2 महीने बाद हमें उस वस्तु की जरूरत पड़ती है तो हम उसे याद करते हैं, कहाँ से, अचेतन मन से चेतन मन में। समझना दोस्तों, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन कंपलसरी मिलेगा, ध्यान रखना। अगर उसने पूछा कि उसकी सृजनात्मकता की विधियां कितनी है, तो दोस्तों आपको लगानी है 2। कौन कौन सी, एक होती है मस्तिष्क झंझावत विधि, इसके जनक है ओसगुड। उसके बाद उसने पूछा कि दूसरी विधि कौन सी, साइनेटिक्स विधि, इसके जनक कौन है, गार्डनर। दोस्तों समझना दोस्तों, अगर उसने पूछा कि मस्तिष्क झंझावत विधि के जनक कौन है, ओसगुड, साइनेटिक्स विधि के जनक कौन, गार्डनर। अब उसने पूछा सृजनात्मकता के चरण कितने, तो दोस्तों आपको लगाना 4, प्रिपरेशन, इन्यूपेशन, इल्यूमिनेशन, वेरिफिकेशन। अब प्रिपरेशन को बोलते हैं तैयारी, इसको बोलते हैं चेतन, इसको बोलते हैं चेतन, और इसको बोलते हैं सत्यता की जांच। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब आते हैं सृजनात्मकता के परीक्षण। ठीक है दोस्तों, अब सृजनात्मकता के परीक्षण को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। पहला शाब्दिक परीक्षण, दूसरा आकृति परीक्षण। ठीक है दोस्तों, एक होता शाब्दिक परीक्षण, एक होता आकृति परीक्षण। शाब्दिक परीक्षण जैसे कोई बच्चा आपने देखो, जैसे जो कवि होते हैं नई नई कविताएं लिखते हैं, वो क्या कहलाते हैं, शाब्दिक परीक्षण में आते हैं। जैसे कोई अनपढ़ व्यक्ति है लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहा, लेकिन विचार अपने उसके नए नए आ रहे हैं, तो वो किस में आता है, शाब्दिक। इसमें पढ़े लिखे दोनों आते हैं। अनपढ़ आकृति, कोई चित्रकार होता है, कोई पेंटर होता है, वो किस में आता है, आकृति परीक्षण में, जो आकृति बनाता है, मूर्तिकार जो होता है। ठीक है, अगर इसके अन्य परीक्षण की बात करें देखो, तो एक आता है टोरेंस का
सृजनात्मक परीक्षण। इसके जनक कौन है? टोरेंसी हैं दोस्तों। इसको बोला था TTCT। दोस्तों कई बार ये पूछेगा TTCT में किसका मापन किया जाता है? क्रिएटिविटी का। इसकी फुल फॉर्म देखें दोस्तों, टोरेंस टेस्ट क्रिएटिविटी थिंकिंग। ठीक है दोस्तों, दूसरे की बात करते हैं। बाकर का मेहंदी सृजनात्मक परीक्षण। मेहंदी सृजनात्मक परीक्षण, इसके जनक कौन है दोस्तों? बाकर। ठीक है दोस्तों, तीसरा पासी का सृजनात्मक परीक्षण। इसकी जो जनक कौन है दोस्तों? पासी। नेक्स्ट, अपसारी उत्पादन परीक्षण। इसके जनक कौन है? KN शर्मा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है एक और वैज्ञानिक शाब्दिक सृजनात्मक परीक्षण। इसके जनक हैं दोस्तों BP शर्मा और JP शुक्ला। JP शुक्ला। उसके बाद एक और आता है भाषा सृजनात्मक परीक्षण। भाषा सृजनात्मक परीक्षण, इसके जनक है सुचिता कुमारी और प्रमिला पाठक। ये है दोस्तों सृजनात्मकता के परीक्षण। अगर उसने पूछा कि सृजनात्मकता के परीक्षण को कितने भागों में बांटा गया है, तो मैंने आपको पहले 2 लिखाए थे, एक शाब्दिक परीक्षण, एक आकृति परीक्षण। फिर उसका बाद उसने पूछा कि सृजनात्मक के अन्य परीक्षण कौन कौन से हैं, तो ये बहुत सारे हैं। देखो उसने बोला कि TTCT में किसका मापन किया जाता है? क्रिएटिविटी का। किसका मापन किया जाता है? क्रिएटिविटी का। इसके जनक कौन है? टोरेंस है, यानी टोरेंस टेस्ट क्रिएटिव थिंकिंग। अब उसने पूछा बाकर का मेहंदी परीक्षण, इसके जनक कौन है? बाकर। आपने देखा छोटी छोटी जो गर्ल्स होती हैं वो सबसे पहले मेहंदी लगाना सीखती हैं। सबसे ज़्यादा क्रिएटिविटी किस में पाई जाती है? गर्ल्स में पाई जाती है। किसके द्वारा? मेहंदी के। जानी मेहंदी सृजनात्मक परीक्षण किसने दिया? बाकर ने। पासी सृजनात्मक परीक्षण किसने दिया? पासी ने। अब उसने पूछा कि अपसारी उत्पादन परीक्षण किसने दिया? KN शर्मा ने। मैंने आपको पहले बताया था जब पहले शुरुआती दौर में कि सृजनात्मकता से संबंधित चिंतन कौन सा है, तो मैंने आपको बताया था अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन में क्या होता है कि जिस प्रश्न के एक से अधिक आंसर होते हैं वो कहलाता है अपसारी, जो समस्या समाधान होता है। अगर सबोदय उसने पूछा कागज का क्या उपयोग है, उसने पूछा कि कागज का क्या उपयोग है, तो कैसा चिंतन है? अपसारी है, बहुत सारे उपयोग हैं। उसके बाद वैज्ञानिक शाब्दिक सृजनात्मक परीक्षण, इसके जनक कौन है? BP शर्मा और JP शुक्ला। उसने पूछा भाषा सृजनात्मक परीक्षण के जनक कौन है? सुचिता कुमारी और प्रमिला पाठक। आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों नोट डाल के लिखना। उसने पूछा कि बुद्धि और सृजनात्मकता में
संबंध क्या है? बुद्धि व सृजनात्मकता में संबंध। तो 0.3 से 0.6 तक होता है, ये दोस्तों संबंध पाया जाता है। यानी एक और आता है सृजनशील बालक का IQ कितना माना गया? 90 से 110 या 91 से 109। या उसने पूछा है किस बालक के बराबर माना गया? सामान्य बालक के बराबर। ठीक है दोस्तों, अब उसने पूछे कि बुद्धि और सृजनात्मकता में संबंध कौन सा कितना पाया जाता है? 0.3 से 0.6। यानी अगर उसकी बुद्धि एक सामान्य बालक यानी 3 के बराबर है, यानी 3% है, तो उसमें क्रिएटिविटी कितनी पाई जाएगी? 0.6। यानी उसने ये बोला है कि एक सृजनशील बालक का जो IQ है वो एक सामान्य बालक के बराबर माना है। और एक सामान्य बालक का IQ कितना होता है? 90 से 110 और 91 से 109। ठीक है, एक और पॉइंट आता है, प्रत्येक सृजनशील बालक प्रतिभाशाली नहीं हो सकता। लेकिन प्रत्येक प्रतिभाशाली बालक सृजनशील हो सकता है। ठीक है दोस्तों, समझो। अब उसने कहा है कि प्रत्येक सृजनशील बालक प्रतिभाशाली बालक नहीं हो सकता, लेकिन प्रत्येक प्रतिभाशाली बालक सृजनशील बालक हो सकता है। कैसे दोस्तों? इधर देखो, एक प्रतिभाशाली बालक का IQ कितना माना गया? 140 से अधिक। एक सृजनशील का बालक का मानक कितना गया? 90 से 110। समझना, 90 से 110 समझना। अब उसने कहा है कि प्रत्येक सृजनशील बालक प्रतिभाशाली नहीं हो सकता, यानी प्रत्येक सृजनशील बालक प्रतिभाशाली नहीं हो सकता, लेकिन प्रत्येक प्रतिभाशाली बालक सृजनशील बालक हो सकता है। लेकिन प्रत्येक प्रतिभाशाली बालक सृजनशील बालक हो सकता है। कैसे? कि अगर सपोज आपके पास 100 रुपये हैं तो उससे आप 50 रुपये की चीज़ खरीद सकते हैं, यानी बड़ा वाला छोटे को कर सकता है। लेकिन जब आपके पास 50 रुपये हैं तो आप 100 रुपये की चीज़ नहीं खरीद सकते हैं। यानी जब उसका IQ 140 है तो 110 वाले कार्य को कर सकता है, लेकिन जब उसका IQ 110 है तो 140 वाले के कार्य को कैसे कर सकता है? यानी बड़ा वाला छोटे कार्य को कर सकता है, लेकिन छोटा वाला बड़े कार्य को नहीं कर सकता। इस वजह से एक सृजनशील बालक प्रतिभाशाली नहीं हो सकता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर एक प्रतिभाशाली बालक एक सृजनशील बालक की भूमिका निभा सकता है, क्योंकि सृजनशील बालक का IQ कितना माना गया? एक सामान्य बालक के बराबर माना गया है। ठीक है दोस्तों, ये थी क्रिएटिविटी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।